Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. बेटा आवाज क्लियर आ रही है ना आज? Yes, sir. तो हम लोगों ने देखिए थोड़ा सा सिलेबस जो है अभी हम लोग खींचने की कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा है और कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा भी लेनी पड़ेंगी, ठीक है बेटा? क्योंकि 2 क्लासेस होती हैं हफ्ते में तो उसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। वी हैव टू टेक अ कॉल। आज बात करते हैं ये क्लास खत्म करने के बाद, ठीक है? तो हम लोगों ने अब तक के जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि 2 तरह की टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं जब हम किसी भी डेटा का विजुअलाइजेशन करते हैं। एक होता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक और दूसरी होती है मशीन लर्निंग। यही चीज पढ़ी थी हम लोगों ने। स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो होती है ये आपके पुराने डेटा पर डिपेंडेंट होती है। जो आपका हिस्टोरिकल डेटा है, जो डेटा आपका पहले स्टोर कर रखा है, उस पर डिपेंडेंट होती है और वहां से अपना इन्फेरेंस निकालने की कोशिश करती है। इन्फेरेंस का मतलब क्या हुआ कि प्रेडिक्शन करना, आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा, वैल्यू किस तरीके से बढ़ेगी। तो अगर स्टैटिस्टिकल मॉडल के बारे में बात करें तो हमारे पास डेटा माइनिंग में स्टैटिस्टिक यूज होती है, मशीन लर्निंग यूज होती है, पैटर्न रिकग्निशन यूज होता है, विजुअलाइजेशन ने आपने बात की थी। कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में बात करेंगे कि क्या एल्गोरिथम्स होती हैं। बेसिकली एल्गोरिथम्स क्या होती हैं ये आपको मालूम है? आपने एल्गोरिथम की डेफिनेशन पढ़ी होगी। क्या होती है एल्गोरिथम? कोई बता सकता है बेटा? एल्गोरिथम क्या होती है, कोई बता सकता है बेटा? क्योंकि जब हम लोग सी पढ़ते हैं तो सी में हम लोग ये करते हैं कि प्रोग्राम बन रहा है, फ्लो चार्ट बन रहा है, एल्गोरिथम बन रहा है। एल्गोरिथम होती क्या है? Sir, set of Set of rules. instructions which are used to perform a specific task. कलन विधि। हाँ, एक आपने वर्ड यूज किया है स्पेसिफिक टास्क। तो जो एल्गोरिथम होती है ये कभी भी जेनरिक नहीं होती। जेनरिक का मतलब है सब पर एक जैसे से आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज होती रहती है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो एल्गोरिथम इज जनरली रिटन इन यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में नहीं, यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखी जाती है। तो इस एल्गो को आप सीधे कंप्यूटर पे नहीं चला सकते, लेकिन एल्गो का यूज करके आप लॉजिक डेवलप कर सकते हैं जिसको कंप्यूटर पर आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के बारे में सुना होगा, जहां पर रियल लाइफ या रियल टाइम डिसीजन लेने होते हैं, क्विक डिसीजन लेने होते हैं। वहां पर हम लोग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की बात करते हैं। क्योंकि आजकल आप जो फाइटर प्लेन्स देखते हैं उनकी स्पीड कितनी होती है? मैक में होती है, यानी आवाज से दुगनी गति से वो उड़ते हैं, ठीक है? अब आप मुझे बताइए कि अगर इस तरीके से आप डिसीजन लेना पाए तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए हमारे पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पे डिपेंडेंसी होती है। जो पैटर्न रिकग्निशन, मशीन लर्निंग, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर
की जाती है। क्लियर है मेरी बात? इसके अलावा इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना, मान लीजिए मेरे पास सर्टेन सेट ऑफ बुक्स है, 100 बुक्स है, जिसमें सब में 1000 पन्ने हैं। आपको सपोज करिए कि एक इंफॉर्मेशन निकालनी है डेटा माइनिंग पे, तो आप क्या हजारों किताबें पढ़ेंगे? तो यहां पर ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन रिट्राइवर होता है, जैसे कि आपका सर्च इंजन काम करता है। सर्च इंजन पे आप डेटा माइनिंग लिखिए, एंटर मारिए, अब तक के नेट पे जितने भी इंडेक्स पेजेस हैं वो सारे पेजेस से इंफॉर्मेशन रिट्राइव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बात समझ में आ रही है मेरी? बेटा बात समझ में आ रही है? Yes, sir. मतलब आप गूगल पे डालते हैं, आप देखते होगे नीचे कितने सारे पेजेस आपके स्क्रॉल होके आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं आते? एंड दे आर रिलेटेड टू योर सर्च, सारे आपके सर्च से रिलेटेड है, क्योंकि सर्च इंजन तो तमाम सारे हैं, गूगल के अलावा भी तमाम सारे हैं, है कि नहीं है? ठीक है। इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट में आपका यूज होता है जब आप डेटा माइनिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। यहां पर हम बेसिकली जो इंपॉर्टेंटली बात कर रहे हैं वो मशीन लर्निंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मशीन लर्निंग आपका एआई का ही एक सब पार्ट है। तो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इन्वेस्टिगेट हाउ कंप्यूटर कैन लर्न और improve their performance based on data। अब जैसे आप ही हैं, आपको पिछली बार कुछ मार्क्स मिले, आपको अगली बार उससे ज्यादा मार्क्स मिले, तो हम क्या कहेंगे कि आपने उस चीज को लर्न कर लिया है, यही मानेंगे ना? एंड आप कैसे अपने आप को इंप्रूव करेंगे? उस पर्टिकुलर चीज को पढ़कर, उसके बारे में नॉलेज को गेन करके। तो सबसे ज्यादा रिसर्च एरिया है कि कंप्यूटर किस तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन द स्टोर्ड डेटाबेस या डेटा पर बेस करके किस तरीके से डिसीजन लेता है। क्योंकि हम लोग भी डिसीजन किस तरह लेते हैं, जो हमारे पास स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से ही तो हम डिसीजन लेते हैं। भाई लेते हैं कि नहीं लेते हैं? Yes, sir. देखिए, मशीन लर्निंग प्रोग्राम कंप्यूटर से क्या करता है कि वो डेटा को रिट्राइव कराता है और फिर चेक करता है कि वो डेटाबेस में उसके स्टोर्ड है या स्टोर्ड नहीं है। अगर स्टोर्ड है तो उस समय क्या डिसीजन लिया गया था वो डिसीजन रेप्लिकेट कर देता है। जैसे कि आप देख लीजिए, अगर एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो डिपेंडिंग अपॉन द पिन कोड आपके पोस्ट कार्डों को अलग अलग कर दे, तो वो क्या करेगा, पोस्टल कोड को पहले चेक करेगा कि उसके डेटाबेस में वो पोस्टल कोड है या पोस्टल कोड नहीं है। अगर पोस्टल कोड होगा तो क्या करेगा, जिस सेगमेंट में उसको डालना है उसकी जगह सेग्रीगेट कर देगा, और अगर पोस्टल कोड नहीं होगा तो उसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। ठीक है ना बेटा? जैसे जब कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ होता है, उसका आंसर आपको मालूम होता है तो आप उसको अटेम्प्ट करते हो, नहीं मालूम होता है तो क्या करते हो, अटेम्प्ट नहीं करते हो, यही तो करते हो। और अगली बार क्या करते हो, कोशिश करते हो कि उस क्वेश्चन को हम याद कर लें, जिससे कि अगली बार जब कभी भी हम एग्जाम दें तो वो क्वेश्चन अगर आए तो हम उसका सही आंसर दे पाए। क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. तरीके से ही तो हम लोग लर्न करते हैं ना। अब लर्निंग में, मशीन लर्निंग में भी दो तरह की लर्निंग होती है।
एक होती है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग जैसे कि नाम बता रहा है, एक सुपरवाइजर होगा, वो आपको सुपरवाइज करेगा कि आप किस तरीके से लर्न करिए। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें दो तरह का डेटा होता है, जिसको कहा जाता है लेबल्ड एग्जांपल्स, और उसको कहा जाता है ट्रेनिंग डेटा सेट। अब ट्रेनिंग डेटा सेट पे आपके पास डेटा होगा जो आपके ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे जो क्वेश्चन हम आपको ट्यूट में दे रहे हैं, जो हम आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके क्या हैं, ट्रेनिंग डेटा है आपका। एक्चुअल डेटा तो जब एग्जाम होगा तब आएगा। क्लियर है ना मेरी बात? यस सर। और मैं क्या हूं, मैं एक सुपरवाइजर हूं, और आप लोग इस समय कौन सी लर्निंग के थ्रू जा रहे हैं, सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू जा रहे हैं। यानी आप डेटा को हम बता रहे हैं कि भाई ये चीजें आपकी आ सकती हैं, और आप उसको लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है बेटा ये चीज? अब द सुपरवाइज लर्निंग इज बेसिकली अ सिनोनिम फॉर क्लासिफिकेशन। अभी आपके आगे दो चीजें आने वाली हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन और क्लस्टरिंग। तो ये सब टेक्निक्स जो हैं, ये सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए बेसिकली यूज की जाती है। तो पहले हमको मालूम होना चाहिए सुपरवाइज लर्निंग है क्या। तो सुपरवाइज लर्निंग में दो चीजें होती हैं, एक ट्रेनिंग डेटा सेट होता है, दूसरा उसका एक्शन होता है कि इस डेटा पे हम क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल दिया गया है कि सपोज in the postal code recognition problem, a set of handwriting postal code images and their corresponding machine readable translation are used as a training example, which is the supervised learning of the classification model। यानी हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोड डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं कि ये डेटा इस पोर्शन में जाएगा, ये डेटा इस पोर्शन में जाएगा, ये डेटा इस पोर्शन में जाएगा। इस तरीके से हम क्लासीफाई डेटा को कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? भाई सेग्रीगेशन डेटा कर रहे हैं। यस सर। जैसे अभी आपकी जो है सर्दियां जब खत्म होंगी, तो आप अपनी अलमीरा खोलेंगे, उसमें से जो भी कपड़े आपके जो है यूज होते हैं, क्या कहते हैं उसमें, सर्दियों में, वो आप क्या करेंगे? फिर से रख देंगे, उसमें गर्मी कपड़े निकाल लेंगे। हाँ, तो यानी आपने एक तरह से सेग्रीगेशन ही किया ना भाई, एक तरह से सेग्रीगेशन ही तो किया आपने। यस सर। क्लासिफिकेशन किया कि नहीं किया कि ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का नहीं है, ये अभी नहीं काम का है, बाद में काम का है। तो ये आपका क्या है, सुपरवाइज लर्निंग है। आपको शुरुआत से बताया गया है कि गर्म कपड़े आप गर्मियों में पहनते हैं, सॉरी ठंडी में पहनते हैं, और ठंडे कपड़े आप गर्मियों में पहनते हैं। ये शुरुआत से बताया गया है, तो आप इसी हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है ना? जैसे सफाई होती है, आप देखते होंगे जब हम लोग का कोई त्योहार होता है तो ज्यादा सफाई करना शुरू कर देते हैं। क्या सफाई हमेशा नहीं करनी चाहिए? पर सुपरविजन ये मिला हुआ है कि ये जो मौके होते हैं, इन पे हमको ज्यादा एक्टिव होना है, ज्यादा सफाई करनी है, तो हम देखिए सफाई ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब हमको बताया गया हुआ है, जो हमारे बैक ऑफ द माइंड में पड़ा हुआ है, और उसको हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है ना बेटा? यस सर। इसके बाद जो दूसरी चीज आएगी, वो आएगी अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज का मतलब क्या, अब यहां सुपरवाइजर नहीं है, और अनसुपरवाइज लर्निंग को हम कहते हैं क्लस्टरिंग। ये जरूर याद रखना, सुपरवाइज लर्निंग इज अ सिनोनिम फॉर क्लासिफिकेशन, एंड अनसुपरवाइज लर्निंग इज एसेंशियली अ सिनोनिम फॉर क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का मतलब क्या हुआ, एक ग्रुप इकट्ठा बनाना, कि एक जैसी चीजों को हम अपने हिसाब से एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं। सपोज हमें सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग शेप के इकट्ठे करने हैं, तो हमने एक ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट लिया, उसको उसका एक कैटेगरी बना दी, उसका एक क्लस्टर बना दिया। अब जितने भी ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट मुझको मिलेंगे, उसको हम कहाँ भेज देंगे, जो हमने ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट की ग्रुप बनाया या क्लस्टर बनाया है। क्लियर है मेरी बात?
Yes, sir. कभी आपके छोटे भाई बहन को आपने देखा होगा ब्लॉक्स को खेलते हुए, जो ब्लॉक्स उनको नहीं दिए जाते हैं उनको खेलते हुए आपने देखा होगा। वो स्क्वायर को स्क्वायर की तरफ रखते हैं, राउंड शेप चीजों को राउंड की तरफ, मतलब एक अलग चीज बनाते हैं। वो इस तरह करते हैं कि नहीं करते हैं? और उनको कोई सुपरवाइज करने वाला होता है, वो अपने एक्सपीरियंस से उस चीज को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. तो जब अनसुपरवाइज लर्निंग होगी तो यहां पर ट्रेनिंग सेट नहीं होगा, यानी आपको ट्रेनिंग सेट ऑफ डेटा को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। वो डेटा आप चाहे तो रखें, चाहे तो आप डेटा का आपको कोई इस्तेमाल नहीं है, आप सीधे उसको जो है वर्किंग पे लगा देते हैं, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस होगा तो आप अपने आप उस पर एक्शन लेंगे। होता है कि नहीं होता इस तरीके से? Yes, sir. अब यहाँ पे एग्जांपल है कि एक अनसुपरवाइज लर्निंग मेथड कैन टेक एज इनपुट एज अ सेट ऑफ इमेज ऑफ हैंडराइटिंग डिजिट्स। सपोज दैट इट फाइंड्स 10 क्लस्टर ऑफ डेटा, और ये क्लस्टर क्या है? 0 से लेकर 9 तक के सारे नंबरों के क्लस्टर। तो since the training data are not labeled, the learning model cannot tell us the semantic meaning of the cluster found. पर ये क्या करेगा? Depending upon their shape, size और orientation, उनको अलग अलग तरीके से स्टोर कर सकता है। तो इस तरह की लर्निंग को क्या कहते हैं? अनसुपरवाइज लर्निंग। भाई जैसे कि आप घर से जब कॉलेज की तरफ चलते हैं मान लीजिए, तो रास्ते में जितनी भी एक्टिविटी होती है, क्या पहले से आपको बताई जा सकती है कि ये एक्टिविटी आपके साथ होंगी? है बेटा? No, sir. No, क्योंकि sir. वो तो रैंडमली वहां पे आकर करेंगी, तो उसके लिए कोई सुपरविजन आपको नहीं मिला हुआ होगा, और जब सुपरविजन आपको नहीं मिला होगा तो वो लर्निंग किस में चली जाएगी? अनसुपरवाइज लर्निंग में। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. सेमी सुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब क्या हुआ कि हम एग्जॉस्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, हमने पहले इनिशियली आपको बता दिया और उसके बाद आपको अपने आप डिसीजन लेना है कि ये किस जगह लाई करेगा। इसमें क्या होता है, आप लेबल्ड और अनलेबल्ड दोनों तरह का डेटा यूज करते हैं, ठीक है ना? हम आपको मान लीजिए कोर्स बहुत वाइड है, तो हम आपको क्या बता देंगे कोर्स में ब्रॉडली क्या चीजें हैं, अगर वाइड है। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस कोर्स को करके अपने आप मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप छोटे थे तो आपको कंप्लीट कोर्स मार्क कर दिया था। अब जैसे जैसे आप इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक जाते जाएंगे, आप देखेंगे सेल्फ स्टडी एक बहुत मायने रखेगी अपने में, ठीक है ना बेटा? तो ये क्या एग्जांपल हुआ कि हम पढ़ा भी रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस से आप उसकी प्रिपरेशन करते रहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी प्लेसमेंट की कंपनीज आती हैं, तो क्या हमको मालूम होता है कि वो कौन सा सवाल पूछने वाली है? हम अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि जो भी वो क्वेश्चन पूछे उसका एक क्वेश्चन बैंक बनाकर आपको दे दें, लेकिन आपको भी अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर चेक करना पड़ेगा कि और किस तरह के क्वेश्चंस है। तो ये एग्जांपल क्या है? ये सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग का है। क्लियर है बेटा बात? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No. अब there are number of data mining functionalities. These include characterization, discrimination, the mining of frequent pattern, association and correlation.
इसका मतलब क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन किस में था, इसीलिए मैं पूछ रहा था, क्लासिफिकेशन किस में था, सुपरवाइज लर्निंग में था। क्लस्टरिंग एनालिसिस किस में थी, सुपरवाइज में थी। अनसुपरवाइज्ड। ठीक है ना बेटा। In Yes, sir. general, such tasks can be classified into two categories: descriptive and predictive. Descriptive mining tasks characterize property of data in a target data set. इसका मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव का मतलब हम सुपरवाइज लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, और प्रेडिक्टिव माइनिंग का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हम इंड्यूशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, हम इंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है। Yes, sir. अब डेटा जो एंट्रीज होती हैं वो हम ही लोग करते हैं, ये किसी इंडिविजुअल को डिफाइन करने के लिए यूज कर सकती हैं, या ये इस तरीके से क्लासिफाई की जा सकती हैं कि हम उसको आसानी से रिकग्नाइज कर सकें। तो इस डिस्क्रिप्टिव में उनको करने के लिए सबसे पहले डेटा कैरेक्टराइजेशन होता है, जिसमें हम समराइज करते हैं कि डेटा किस लिए इस्तेमाल करने वाला है और ये डेटा कहाँ से हमारे पास आया है। इसको हम टारगेट क्लास भी कहते हैं। और डेटा डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि हम टारगेट क्लास से एक एक डेटा जो हमारे पास करेंटली आ रहा है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, और उसके बाद उसको हम रिस्पेक्टिव सेट में सेंड कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका डेटा कैरेक्टराइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है दोनों चीजें। डेटा कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो डेटा हमको मिल रहा है उसको टारगेट क्लास से के हिसाब से हम उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। डेटा डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या कि जो डेटा हमने उठाया है उस डेटा को हम कंपेयर कर रहे हैं अपने स्टोर्ड इंफॉर्मेशन से। एक जगह सेग्रीगेशन है, एक जगह जो है कंपैरिजन है। सेग्रीगेशन और कंपैरिजन में अंतर क्या है, कंपैरिजन में हमारे पास पहले स्टोर्ड डेटा है, यानी हमारे पास टारगेट क्लासेस हैं जिनको हम कंपेयर कर करके चेक कर रहे हैं कि किस टारगेट क्लास को डेटा हमारा बिलोंग करता है। दिस इज डेटा डिस्क्रिमिनेशन। अब टारगेट क्लास क्रिएट करने के लिए जिस प्रोसेस को आप फॉलो करते हो उसको कहते हैं डेटा कैरेक्टराइजेशन। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि अगर रोल नंबर में सीई आ रहा है, इसका मतलब बच्चा क्या है, सिविल का है, तो मैं खुद डेटा एंट्री कर रहा हूं तो मैं उसको किस पार्ट में डाल दूंगा, सिविल में डाल दूंगा। ये एग्जांपल है डेटा टारगेट क्लासेस को क्रिएट करने का। अब जब भी कभी हमारे सिस्टम में डेटा आ गया, अब जब भी कभी सीई आएगा किसी के रोल नंबर में, तो अपने आप वो क्या मान लेगा, ये बच्चा किस क्लास का है, सिविल का है। ये नहीं कह रहा हूं कि फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का है। मतलब कॉलेज रोल नंबर में अगर कहीं पे भी सीई आ रहा हो तो इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट बिलोंग टू सिविल। क्लियर है मेरी बात। क्लियर है बेटा ये बात। अरे हो तुम लोग ही चले गए भाई। यस सर हैं, क्लियर सर। यस सर। अभी भी कोई दो महान आत्माएं जिन्होंने अटेंडेंस नहीं डाली है, वो अपनी अटेंडेंस डाल दें भाई। अब अगर मशीन लर्निंग की डेफिनेशन देखें तो मशीन लर्निंग को डिफाइन कैसे करोगे। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई with its performance P at the task T to improve with experience E। यानी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस E बढ़ता जाएगा आपकी परफॉर्मेंस इन टास्क T जो P है वो भी इंक्रीज करती जाएगी। तो इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। क्लियर है। ये किसने दिया था,
ये आपका टॉम मिशेल ने दिया था। क्लियर है बेटा ये बात? Yes, sir. दूसरी डेफिनेशन जो हर्बर्ट सिमन ने दी थी 1983 में, लर्न डिनोट्स द चेंज इन द सिस्टम दैट आर अडेप्टिव इन द सेंस, यानी पहले जो हम समझ रहे थे, अगर परिस्थितियां उस तरीके से नहीं आती हैं तो क्या करेंगे, हम नई परिस्थितियों के हिसाब से काम करना शुरू करेंगे। दिस इज मीन्स दैट वी हैव लर्न। यही तो डिनोट करता है कि हमने कुछ सीखा है। जैसे अभी कोविड-19 आया है, इससे आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, कुछ सीखा है आपने? कुछ सीखा है आपने? इससे क्या सीखेंगे साफ सर? सफाई रखना। साफ सफाई अच्छा। रखना। सरकार बहुत बड़ी लुटेरी है। अच्छा, और भाई हमने तो बहुत सी चीजें सीखी हैं। ऑनलाइन क्लासेस लेना, ठीक है, डिस्टेंस मोड में किस तरीके से इफेक्टिवली क्लासेस करना, कंडक्ट करना, ये चीज सीखी है। ठीक है, हमेशा हम लोग नेगेटिव चीजों की तरफ क्यों चले जाते हैं? पॉजिटिव चीजें भी तो निकालो इससे। टेक्नोलॉजी का जितना यूज इस समय हो रहा है और जितने इफेक्टिवली तरीके से हो रहा है, उतना इससे पहले कभी हो रहा था? नो सर। भाई अगर देखें तो आप अगर सिंसियरली काम कर रहे हो और हम अगर सिंसियरली काम कर रहे हैं, तो एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट तो है ही है। इसमें दो कंडीशन लगी हैं सिंसियरली, कि ठीक से हम काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम अभी चलो उठ गए, जैसा भी है, कौन सा चेहरा दिखाना है, चुप्पे जा बैठ के कुछ भी जो है करते रहे। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, उनको ना देखो तो कुछ भी करते रहें, तो गेम चला के खेल रहे हैं, ठीक है ना? तो वो ना कर रहे हो तो इफेक्टिवली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एफिशिएंटली हो रहा है, कि जो आपका ट्रैवलिंग टाइम था वो सेव हो गया, आपकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट थी वो सेव हो गई कि नहीं हो गई? और कॉस्ट से सबसे ज्यादा समय होता है, महंगा क्या होता है? समय। तो समय आपका बचा कि नहीं बच रहा है? नो सर। क्यों? सर एक्स्ट्रा क्लास भी तो आ जा रही है सर बीच बीच में। अरे तो वो तो जब तुम नहीं होते, ऑफलाइन मोड में होते, तब भी तो क्लास एक्स्ट्रा आती। सर 8 नहीं बजे सर, रात में सर तो समय रात और में ज्यादा 7 बजे, लगने सर्च लगा है करने सर। लगे ये इतना देखते देखते। तो रात में 7 बजे नहीं बुलाया जाता। 8 बजे भी बुलाया जाता है और रात को 1 बजे क्यों जाता है सर? 1 बजे कहाँ कोई जाता है भाई? आया था सर, मैथ्स का आया था। अरे सर क्या बात करना आया था। कभी 1 बजे नहीं होता है भाई, टीचर भी तो सोता है यार। सर स्क्रीनशॉट दे सकते हैं आया आप था लोग अब सर, सर। हुआ नहीं था नहीं वो भैया, अलग अब बात अब है। सर सर 1 आया बजे था का आया था सर, हम लोगों की बात मानिए सर। हमारी कोई कुछ नहीं आई होगी। सर आपकी नहीं सर आई थी मैथ्स की ना, आई और थी। आई थी हाँ, मैथ तो से। हमारी नहीं आई थी भैया, हम तुमको कभी रात के 1 बजे परेशान नहीं करें, तो फिर हम रात भी में सर हम हमें लोग परेशान। की उठना सर पड़ता है सर, सर हम चेक लोग की करने दिन के भर लिए। क्लासेस चलेंगी तो सर हम लोग अपना सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे, कोर्स कैसे तैयार करेंगे? सर और आप लोग सर दिन टीचर में तो तो सर 2 बार आपको पढ़ा पढ़ा सरप्राइज के टेस्ट तैयार हो करवा जाता है। देंगे। सरप्राइज टेस्ट दिन में 2 बार 3 बार हो जाता है। सर ऑफलाइन मोड में कब क्या होगा? कौन टेस्ट लेता है? बच्चों की जान ले लेंगे लोग एकदम, लगता है कभी कभी। अरे तो बेटा देखो, जितना तुमको काम करना पड़ रहा है उतना टीचर को भी करना पड़ रहा है, ये भी तो समझो। इतना टेस्ट कौन अरे लेता है? सर परेशान हो गए। हफ्ते में 1 बार लेना चाहिए, आपकी तबीयत सही हो मतलब गई पर सर? डे रोज। बेटा तबीयत अभी सही नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारा यस सर, चलाना ही है। यस सर। नहीं तो अभी तुम मुझको भी कहने लोगे सर भी 5-5 एक्स्ट्रा क्लास लेने लगे। नहीं सर, नहीं सर। नहीं तो क्योंकि इस आप बार अच्छे हैं सर। सर क्लास सर आप ऑफलाइन बहुत मोड में अच्छे कब हैं होगी सर। यार? सर आप एक्स्ट्रा क्लास लेना नहीं लेते पड़ेगा हैं बहुत। बेटा, क्लास अभी लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को का जो है परीक्षा का वो आ गया है, तो डेट ऑनलाइन एग्जाम होगा ना टेंटेटिव सर? डेट आई है। है। ऑनलाइन एग्जाम होगा ना? टेंटेटिव। किसने कहा?
किसने कहा? अभी तो तो सर ऑनलाइन सब टेस्ट क्लास है offline तो डेट आई ऑनलाइन है। एग्जाम भी होना चाहिए। offline ऑफलाइन होगा। क्यों जो हो रहा है फिर? आपने वो देखी है, स्कीम देखी है बेटा? ऑन अ सीरियस नोट, यस सर, यस सर। कितने घंटे का एग्जाम डेट है? आई है। तब 3 कंफर्म डेट नहीं आया ना अभी? हम्म, कंफर्म डेट तो नहीं आया ना? आ गया बेटा। आ गई है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, आपने स्कीम देखी है? नो सर। जो यस है ये सर। 18 मार्च को है आपका पेपर। यस सर। और ये कै घंटे का पेपर है ये बताओ मुझे जरा। 3 घंटे। घंटे का सर। 3 घंटे का। तीन। 3 घंटे का पेपर ऑनलाइन हो सकता है? नहीं। यस हो सर, सकता है जेल पे यार, हुआ था। ऑफलाइन नहीं हो ये सकता है। ऑफ ऑनलाइन 1 घंटे का टेस्ट हो रहा है तो एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? ये बेटा ऑफलाइन होगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि बी प्रिपेयर। आपको लिखने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि अगर लिखोगे नहीं तो एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो सेंटर कहाँ गया है फिर? बीबीडी? मोस्ट प्रॉब्ली बीवीडी पड़ेगा, लेकिन अभी ये डेट आई है, अभी सेंटर्स का उन्होंने नहीं डिस्क्लोज किया है। ठीक है, 16 फरवरी से आपके सीनियर्स के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो अभी लेस देन 1 मंथ रह गया है। तो हो सकता है कि 20-25 तारीख, मतलब 25-25 तारीख तक के आपका आ जाए कि कहाँ पे सेंटर पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख रहे पेपर में तो निकला था कोई भी एग्जाम, कोई भी बोर्ड एग्जाम अप्रैल मई से पहले नहीं होंगे। बेटा, वो सब कहने की बातें हैं। बोर्ड एग्जाम आपका नहीं हो रहा है, आपका यूनिवर्सिटी का रेगुलर सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो रहा है। दोनों में अंतर होता है। बोर्ड में सर उन्होंने ऑफलाइन मोड में कब क्लास अब स्टार्ट होगी? हो सकता है अगले सेमेस्टर में स्टार्ट हो। हाँ, कोविड का सेंटर आप लोग राम स्वरूप को बना दिए हैं, पैसा ऊपर से गवर्नमेंट दे रही है, क्या जरूरत है इसको खोलने की? पैसा किसको दे रही है बेटा? अरे कॉलेज को मिलेगा और किसको मिलेगा सर? क्यों मिलेगा बेटा? कोविड हॉस्पिटल जो बना हुआ है। कहाँ बना है हॉस्पिटल? अरे बच्चे सब बता रहे थे कि हॉस्पिटल बना है, जेल बना है कोविड के लिए। बेटा, सुनी सुनाई बात सुनी सुनाई बात ही है क्या सर, करो? अब देखा नहीं हूँ मैं। हाँ, तो सुनी सुनाई बातों विश्वास ना क्या करो। सर जब कुछ नहीं तो कॉलेज खोलना चाहिए ना सर। राम स्वरूप में जेल जरूर है, हॉस्पिटल नहीं है। भाई घर से कल करने का मन नहीं कल कर क्लास रहा है। नहीं लिए थे? हैं? फिलहाल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात ये समझ लीजिए कि आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं ये सारी डेफिनेशंस आपको दे रहा हूँ। ऑनलाइन मोड में अगर होता तो ये डेफिनेशंस नहीं, एमसीक्यू पे होता बात। अब एमसीक्यू से ज्यादा आपका रिटन टेक्स्ट मैटर करेगा। क्लियर है मेरी बात बेटा? सर सर लेकिन जो बाकी कॉलेजेस में भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं उसमें लिखवा के ही हो रहा है। 3 घंटे के पेपर्स होते हैं, उसमें लिखते हैं और फिर अपलोड कर देते हैं एक QR कोड के थ्रू। यस सर, इंटीग्रल में ऐसे ही हो रहा है। एक मेरा दोस्त इंटीग्रल में वो बता रहा था, एमएटी में भी ऐसे ही हो रहा है, वो भी नहीं, बता रहा यहाँ था। पे भी आपके जेपी जो वगैरह कॉलेजेस हैं, जेपी RN वगैरह होंगे, सब। यहाँ पे भी जो प्री एंड एग्जामिनेशन आपके होंगे, उसमें एमसीक्यू और जो है आपके जो रिटर्न वाला है, दोनों मिक्स मैच मोड में चलेंगे। ठीक है, आप ये मत सोचना कि उसमें भी एमसीक्यू होगा। सर वो कब से है? अब वो आपका एंड ऑफ फेब में स्टार्ट हो जाएगा। यस सर। वो 2 घंटे के होते हैं पेपर। तो फिलहाल अभी आगे हम बढ़ते हैं। पेपर्स में तो बहुत बात कर ली, और जो होगा वो देखा ही जाएगा। तो जितनी चीजें अभी हमने बात की थी, ये क्या थी? एक तरीके से लर्निंग थी। सर एक क्वेश्चन और था सर। हाँ, पूछ लो। सर हाँ, सर बुक नहीं मिली आई थी ना सर? किसकी? सर के नोट सफिशिएंट है भाई। भाई बुक भेजी तो है, बुक क्लासरूम बुक में लेकर के अवेलेबल आओगे है। जब 3 महीने ही पढ़ने रहते हैं। प्रिंट आउट निकलवा लो ना, उसी का 1000 पेज लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा। नहीं, और भी मैं किताबें आज भेज और देता जितने हूँ। का निकलेगा उतने रुपए की बुक भी मिलेगी। सर और आपके भी मैं नोट्स ही सफिशिएंट है बहुत। मैं कह रहा हूँ और भी नोट्स, वो बुक भेज देता हूँ बेटा, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बुक्स जितने आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब है सब मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन उसमें सर नोट काफी है सर। साइन करके निकालना पड़ेगा डेटा। मतलब सर आपके नोट्स ही भाई वैसे तो नोट्स मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि है ना आप सर? सेल्फ सफिशिएंट हो।
नोट यस सर। के लिए इसीलिए बन रहा है कि सेल्फ सफिशिएंट हो, लेकिन आप अगर एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहते हैं तो मैंने 2-3 किताबें शेयर की हैं, 2 किताबें तो शेयर की हैं ना। भाई गूगल क्लासरूम पे आप चेक करो, 2 किताबें sir. शेयर की हैं आपको। की है। मैं यस सर, और 2-3 3-4 किताबें आई हैं सर। और 3-4 शेयर कर देता हूँ, लेकिन वो केवल एज ए डेटा तुम यूज करोगे, वो रखा रहेगा, वो पढ़ोगे नहीं, क्योंकि पढ़ने में उसमें जितना टाइम इसमें कम टाइम लग रहा है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, इतना तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा पढ़ के क्या करेंगे? नहीं नहीं, कर लो, उसमें नॉलेज गेन करने में कोई नुकसान नहीं, पर नॉलेज गेन करने के लिए हमको एक चीज होती है टी। आपने अगर मशीन लर्निंग में देखा होगा तो इन्होंने लिखा है कि एक्सपीरियंस ई, तो एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आपका टाइम होगा। एक्सपीरियंस बगैर टाइम के नहीं आता है। अब जैसे आप, और जब ये सिलेबस खत्म होगा तो जितना मुझे मालूम है उतना आपको मालूम हो जाएगा, पर तब भी मैं आपसे थोड़ा सा अपर हैंड रखूंगा। क्यों रखूंगा बताइए? आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, हम लोग एक्स्ट्रा क्योंकि नॉलेज नहीं आपको होगी, आपके पास एक ही एक्सपीरियंस। सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस है, पढ़ना है, आपके एक ही पास मेरे पास सब्जेक्ट के बारे एक्सपीरियंस में ज्यादा पढ़ने को मिल जाता है। मेरे पास बेटा एक्सपीरियंस हो, तो जो एक्सपीरियंस मेरा है वो हमेशा टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो आपके और हमारे बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो हमेशा मेंटेन रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर, राइट। तो यही होता है कि आपको नॉलेज गेन करना कोई दिक्कत नहीं, पर नॉलेज गेन करने के लिए आपको समय होना चाहिए। और ये चीजें आपको इंट्रोडक्टरी पढ़ाई जा रही हैं, डिटेलाइज नहीं पढ़ाई जा रही हैं। इसलिए पढ़ाई जा रही हैं क्योंकि आजकल आने वाले समय में, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ फील्ड, कोई भी फील्ड हो, आपको एआई की नॉलेज होना जरूरी है। एआई अब तो इंट्रोड्यूस कर दी गई है आपके 10th और 12th के में भी, इसलिए एआई आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आप भविष्य के इंजीनियर्स हैं और आपकी फील्ड में भी एआई यूज हो रही है। ठीक है? लर्निंग इज मेकिंग यूजफुल चेंजेस इन द वर्किंग ऑफ आवर माइंड। जिस तरीके से हम पिछली बार काम करते थे, जरूरी नहीं कि अगली बार भी उसी तरीके से काम करें। तो जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हमारा दिमाग में चीजें चेंज होती रहती हैं कि नहीं चेंज होती रहती? क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। An agent is learning if it's improve its performance in the future task after making observation about the world। मतलब करंट समय में अगर हम एनवायरनमेंट को देखें और उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करें, तो फ्यूचर में हम ज्यादा अच्छा काम करके दिखाएंगे। तो ये क्या होता है बेसिकली? दिस इज कॉल्ड लर्निंग। क्लियर है? किसी भी एजेंट को हम ये कहेंगे कि वो लर्न कर रहा है तभी कहेंगे जब उसकी परफॉर्मेंस पिछली परफॉर्मेंस से इंप्रूव हो रही हो। मान लीजिए मेरे, वो हम मार्क्स के हिसाब से कर सकते हैं, हो सकता है हमारे जो परफॉर्मेंस, वर्किंग परफॉर्मेंस हो वो सही हो। ठीक है ना? मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ एआई। It concerned with the design and development of algorithm that allow computer to evolve behavior based on empirical data। empirical का मतलब numerical data। जो आपके पास डेटा आ रहा है उसके हिसाब से अपने बिहेवियर को ऑल्टर करना, चेंज करना। जो आपके पास स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उस पर बेस करके अपने डिसीजंस को लेना। As intelligence require knowledge, it is necessary for computer to acquire knowledge। knowledge क्या है? स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर्ड कर रखी है वही क्या है, वो क्या है मेरे लिए? नॉलेज। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अरे बेटा बात, नॉलेज क्या होती है? यस सर, क्लियर। हूँ कि इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है, इसका मतलब आपके पास कुछ डेटा है इसके बारे में। तो नॉलेज का मतलब हो गया डेटा। अगर कुछ आपका प्रीवियसली स्टोर्ड डेटा आपके पास स्टोर्ड है तो आप डिसीजन ज्यादा इफेक्टिवली ले पाओगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा?
machine learning is the study to how to build computer system that adapt का मतलब क्या, करंट स्टेटस को, करंट एनवायरनमेंट को ग्रास्प करना और फिर उसके हिसाब से अपने एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना. इट इज सब फील्ड ऑफ एआई एंड इट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशनल थ्योरी, कॉग्निटिव प्रोबेबिलिटी थ्योरी. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी भी एक्शन के होने या ना होने के चांसेस कितने हैं, इसको प्रोबेबिलिटी के थ्योरी के थ्रू हम लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. जरूरी नहीं कि सही हो. क्लियर है ना मेरी बात? लर्निंग अलाउ द एजेंट टू ऑपरेट इन इनिशियली अननोन एनवायरनमेंट, और जैसे जैसे डेटा आएगा वो आपका ज्यादा कॉम्पिटेंट हो जाएगा उसकी इनिशियल नॉलेज से, फिर उस नॉलेज को ज्यादा रिफाइन करता रहेगा. क्लियर है मेरी बात? जैसे कि आप जो है एक बार यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन देख लेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन का पैटर्न समझ में आने लगेगा. अगली बार जब एग्जाम देने जाएंगे तो ज्यादा जो है क्या होंगे, ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा, ज्यादा अच्छी तरीके से बढ़ेगा. हाँ, आपका जो है मनोबल भी बढ़ जाएगा कि भाई किस तरीके से करना है. अच्छी चीजें आपको पता लग गई, किस ट्रिक्स पता लग गई, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से सेक्शंस होते हैं, ये सब आपको पता लग जाएंगे. आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखिए, उसके हिसाब से भी आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा. तो ये सब एक्सपीरियंस किस पर बेस्ड है? नॉलेज पर बेस्ड है. जितनी ज्यादा. अभी हम लोग का डेब्यू हो रहा है. बेटा अभी हम लोग का डेब्यू हो रहा है. हाँ, अभी आप समझ लो डेब्यू मैच में खेलने जा रहे हो. अभी आप एक्लेमेटाइज हो रहे हो कंडीशन से. अभी आपको कंडीशन नहीं मालूम कि किस तरह कंडीशन होंगी. ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से खेलोगे ये तब पता चलेगा जब ऑस्ट्रेलिया के पिच पहुंचोगे. अभी सब समझाया जा रहा है कि वहां की पिचें बड़ी खतरनाक होती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है. तो अभी सब एक्सपीरियंस के थ्रू हो रहा है. हो सकता है पिचें चेंज हो गई हो. ठीक है ना बेटा? ठीक उसी तरीके से. यस सर. तो मशीन लर्निंग इज particularly attractive in several real life problem. जैसे कि कुछ टास्क होते हैं जिनको हम अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं. जैसे कि आप घर से कॉलेज पहुंच रहे हैं, कॉलेज से घर पहुंच रहे हैं. हम अगर एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं कि ये काम आपको करना है रास्ते में, तो जरूरी नहीं वो सारी एक्टिविटीज अकर हो तो आपको करना पड़े. वहां पे आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ेगा. ऐसा होता है कि नहीं होता है? वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ मशीन मे नॉट बी नोन एट द डिजाइन टाइम. मान लीजिए हमने एक स्कूटर को डिजाइन किया, ठीक है? वो स्कूटर कहां जाएगा, किस एनवायरनमेंट में जाएगा, ये हमको मालूम है डिजाइन करते समय? क्यों सर? अब जैसे मार्स रोवर बनाया गया था, ठीक है? वो क्या करता है, मार्स में मूव करके वहां से डेटा को कलेक्ट कर रहा है. ठीक है? तो मार्स रोवर में इससे पहले कोई रोवर तो गया नहीं था वहां पे. नो सर. मार्स में क्या ग्रेविटी होगी इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है, उसका रियल टाइम तो वहां मालूम नहीं हमको क्या है. वर्किंग एनवायरनमेंट हमको उतना क्लियर नहीं है. वहां के लिए मशीन को डिजाइन करना. एक्सप्लिसिट नॉलेज एंड कोडिंग में बी डिफिकल्ट एंड नॉट अवेलेबल. मान लीजिए किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हम इसी चीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मालूम हो, जरूरी नहीं कि हमको उस पर्टिकुलर जगह के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मालूम हो. तो हम क्या करेंगे, उसी कंडीशन के इक्विवेलेंट कोई जगह होगी वहां से इंफॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश करेंगे. दूसरा, जो एनवायरनमेंट है वो समय समय पे बदलता रहता है, ये हम लोगों को मालूम है. कहीं भी एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं रहता. अब आप देख रहे होंगे कि जो कोरोना वायरस है वो भी अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, बदल लेता है कि नहीं बदल लेता है? यस सर.
यानी उसने क्या किया, उसने देखा कि आप पर्टिकुलर दवाई का यूज कर रहे हो, है तो वो वायरस ही, उसने क्या किया, अपने सिस्टम को ऑल्टर कर लिया। अब वो पर्टिकुलर चीज उस पर असर नहीं कर रही है। जैसे आप लोग हैं, जब सर्दी बढ़ती है तो आप स्वेटर पहन लेते हैं, और जब घटती है तो आप स्वेटर से रिमूव कर लेते हैं। यानी आपको मालूम है ना कि जो चेंज आ रहा है उस चेंज पे आपको किस तरीके से बिहेव करना है। क्लियर है ना बेटा? ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं ये सब आपकी लर्निंग सिस्टम का पार्ट है। क्लियर है? तो अगर हम अपनी बॉडी को देखें कि हमारी बॉडी भी एक तरीके की मशीन है, तो हमारी बॉडी भी कर रही है, लर्न कर रही है। इसी तरीके से अगर सिस्टम भी लर्न करता चला जा रहा है चीजों को, तो हम कहेंगे कि सिस्टम क्या है, मशीन हमारी लर्निंग मोड में, मशीन हमारी इंप्रूव हो रही है विद द इंप्रूवमेंट ऑफ टाइम। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? डेटा माइनिंग में, नॉलेज डिस्कवरी में, जो इमेज है, स्पीच है, वीडियो है, इसके रिकॉग्नाइज करने में। जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं, आप चाहते हो कि आपको हिंदी नहीं समझ में आती, आप चाहते हो उसका ट्रांसलेशन किया जाए इंग्लिश में, तो ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन होगा ये भी मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट होगा। आपने ऑटो पायलट का नाम सुना होगा। आप जहाज उड़ाता है तो वो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक लगातार उड़ाता नहीं रहता है, वो क्या करता है, ऑटो पायलट पे डाल देता है और प्लेन अपने आप उड़ता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस वो डिसीजन ले लेगा। ये होता है अडेप्टिव कंट्रोल। ऑटोनोमस व्हीकल, रोबोटिक्स के बारे में बात सुनी होगी, आपने देखा होगा कुछ ऐसे बोट्स होते हैं जो किसी खास पर्पस के लिए बनाए जाते हैं और वो उस काम को करने के लिए अपने आप काम करते हैं, उसमें उनको इंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। या हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है कि आगे चल के हमको क्या करना है, मान लीजिए कितना स्टॉक हमको रखना है, किसको स्टॉक हमको रिलीज करना है, इसका डिसीजन रखना है, तो इसके लिए आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में भी आप मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स सबसे ज्यादा अच्छा सेक्शन है जो इस समय सबसे ज्यादा यूज में भी आ रहा है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या, बायोलॉजिकल चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन को गेन करना, जिससे कि हमारी लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो भी हम अडेप्ट कर सकें। तो इसमें भी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होता है। तो अगर हम देखें तो किस तरीके से मशीन लर्निंग कर सकते हैं, तो मशीन लर्निंग को करने के लिए कई पैराडिग्म्स हैं, कई तरीके हैं। एक है रोटा लर्निंग, हम लोग भी रोटा लर्निंग बहुत करते हैं, जिसे रट्टाफिकेशन कहते हैं आप लोग। तो अगर मशीन को सेम तरह का डेटा बार बार रिपीट करते रहे तो मशीन क्या करेगा, उस डेटा को देखकर क्विकली डिसीजन ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। अगर मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर तरह का क्वेश्चन आपको बार बार दे रहा हूं, तो अगली बार अगर वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपका रिस्पॉन्स टाइम कम होगा कि नहीं कम होगा? भाई कम होगा। यस सर। तो इसे रोटा लर्निंग कहते हैं। The idea is that one will be able to quickly recall the meaning of the material the more one repeat it। मतलब जो जिस काम को बहुत ज्यादा बार बार करता है तो उसमें कुशलता हासिल हो जाती है। किसी काम को बार बार करने से उस पर्टिकुलर काम को करने में महारत हासिल हो जाती है कि नहीं हो जाती, उसे कहते हैं रोटा लर्निंग। क्लियर है बेटा? यस सर। इसके अलावा होता है रूल ऑफ इंडक्शन, कि अगर ऐसा इसके लिए हो रहा है तो ये इसके लिए भी होगा। आप देखते नहीं हो कि अगर आगे वाले को
कभी बाइक चला रहे हो, आगे वाला जो है आप देख रहे हो कि उसको झटके लग रहे हैं, तो आप मान लेते हो कि वहां पे जो रोड है वो सही नहीं है, उसको झटका लगा तो मुझको भी झटका लगेगा लगेगा। या आप कोई तार पे देखते हो, कोई तार पकड़ने पे किसी को करंट लग रहा है, तो आप क्या मान लेते हो कि मुझको भी करंट लगेगा ही लगेगा। तो ये क्या है? रूल ऑफ इंडक्शन। ये रूल ऑफ इंडक्शन इज एन एरिया ऑफ मशीन लर्निंग इन विच फॉर्मल रूल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब कुछ देखकर, कुछ ऑब्जर्वेशंस को देखकर हम कुछ रूल्स बना लेते हैं कि अगर इस ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा हुआ तो फ्यूचर में हमारे साथ भी ये घटना घटित हो सकती है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है बेटा बात? यस सर। इसके अलावा होता है एनालॉजी, यानी उदाहरण से सीखना, लर्निंग विद एग्जाम्पल। आप देखते हो कि पुराने जमाने में जो हम लोग के यहाँ पे पढ़ाई होती थी वो सीधे नहीं होती थी। वो क्या करते थे, अभी तो यहाँ पे सीधे आपको पढ़ा रहे हैं, वो एग्जाम्पल आपको देते थे, आपको एक कहानी बताते थे, उस कहानी में से आपको इंड्यूस करना होता था कि आपने क्या सीखा। ऐसा होता था कि नहीं होता था? दैट इज एनालॉजी भी मीन्स, एनालॉजी पर बेस करके आपको सीखना। क्लियर है? आपको राजा रानी की कहानी सुना के बताया था, राजा साहब ने ऐसा किया तो उनके साथ ऐसा ऐसा घटना घटित हो गई। इसका मतलब ये था कि आपको ये बता दिया जाए कि भाई अगर ऐसा घटना होगी तो आपको उस समय किस तरीके से बिहेव करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये एनालॉजी मीन्स हो गया। क्लियर है बेटा? यस सर। मीटिंग एंड करते हैं सर। क्यों? अभी टाइम ही कहाँ हुआ है? अरे सर 51 हो गए। अरे सर बेटा प्लीज पढ़। सर प्लीज सर। ठीक है, तो कल जो है हम एक 3:30 बजे क्लास रख लें आपका। सर हम लोग की क्लास है कल। कै बजे तक के? सर वो 4:30 बजे तक है कल। अच्छा, परसों? परसों भी सर पूरा हफ्ता बिजी है। ऐसा नहीं होता है। यस अरे सर। मतलब सर फ्राइडे को आपको सर टाइम सर शाम में रख 3:30 लीजिए। तक की छुट्टी है। 7-8 फ्राइडे को रख ले 3:30 बजे। फ्राइडे को क्या होता है? सर हाँ लैब सर फ्राइडे। 7-8 बजे तक। सैटरडे को बेटा सैटरडे क्लास को तो चाहिए। करनी पड़ेगी। देखो एक सैटरडे को ले क्लास जाना ना। सैटरडे को सैटरडे। सैटरडे को सर। आज ही शाम को 6 बजे रख लीजिए। अरे नहीं भाई बेटा, आज हम मैथ की तुमको क्लास। 5:30 बजे के बाद परेशान नहीं कर सकते, औपचारिकता मतलब ऑफिशियली नहीं कर सकते। सैटरडे को सर। मैं कह रहा हूँ इधर बीच में देख लो, क्योंकि रीजन है कि अगर कुछ चीजें नहीं क्लियर होंगी तो सैटरडे को क्लियर कर लेंगे। हाँ सर। मैं कह रहा हूँ इधर जो है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में 3 दिन में देख लो, कहीं टाइम हो उसमें पढ़ लो आधा घंटा। मैं बहुत ज्यादा बड़ी क्लास लूंगा केवल। तो थर्सडे को रख दीजिएगा। थर्सडे को आप मुझे बताइए किस समय रखना है? 3 बजे। 3 बजे थर्सडे को रख दूं? केवल आधे घंटे की क्लास, ओके सर। 3 से 3:30 थर्सडे को। ठीक है सर बेटा? हम लोग की क्या ग्राफिक्स सर? की है सर, C12 में ग्राफिक्स की है 3:30 तक। अरे तो 3:30 बजे से रख दूं, 3:30 से 4:30। कब हाँ सर? सही 3:30 से 4 मतलब। सही है सही है। तो थर्सडे को 3:30 से 4। क्लियर है? यस सर। यस सर। और सर कल क्लास नहीं लिए थे क्या? कल नहीं ली थी, कल तबीयत मेरी खराब थी अनफॉर्चुनेटली। ओके सर। आज भी खराब है, लेकिन अब मैं आपका नुकसान नहीं करूंगा, परेशान ना होइए। ज्यादा होगा तो हम लोग लंच टाइम में पढ़ लेंगे। ठीक है? फिलहाल अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थर्सडे को आधे घंटे की क्लास लेता हूँ 3:30 से 4। क्लियर है? ठीक है बेटा? यस सर। सर आंख दुखने लगती है पढ़ते पढ़ते। हाँ, मेरी भी होती है, मैं भी परेशान सर हूँ। बहुत दर्द करती है दिन भर कंप्यूटर पे मोबाइल पढ़ते पढ़ते। चलो ठीक है, कुछ दिनों की और दिक्कत है। यस सर। ठीक है बेटा, तो थर्सडे को मिलते हैं 3:30 से 4 के बीच में। थैंक यू।
थैंक यू सर। थैंक यू सर।